बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। यहाँ पे इससे पिछले वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बात की थी, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी, तो हमने इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 2 में हम लेक्चर का दूसरा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन से ज़राए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेन सोर्सेज है वो आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। फिर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो भी हमने मुख्तलिफ क्लासेस, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, फैट्स है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में इस पे हमने बात की थी, हमने इनको डिस्कस किया था। अब जो चीज़ हम रह गया था वो ये था कि जो प्लांट्स, एक लाइव प्लांट्स के टाइटल के नीचे हमने डिस्कस किया था एक डेड प्लांट्स। तो डेड प्लांट्स पे हम आज बात करेंगे कि डेड प्लांट्स जो कि आज के डेट में हमें कूल कोयले की सूरत में नज़र आता है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये भी एक ज़माने में प्लांट्स हुआ करते थे, मिलियन ऑफ द ईयर्स अगो। ठीक, लाखों साल पहले की ये बात है ना, कि ये क्या थे, एक वक्त में ये भी प्लांट रहे थे। बहरहाल अब हम इन पे, ये 3 चीज़ें क्या है, ये कूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े ज़खायर है। इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, कोयले से भी, पेट्रोलियम से भी, नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब हम बारी बारी इन पे बात करते हैं कि कूल, कोयला है क्या चीज़। कोयला आप लोगों ने देखा है, ख़ासकर मौसम सरमा में घरों में हम जलाते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, यानी बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जब सर्दी होती है तो घरों में कोयला जलाया जाता है, कुछ घरों में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कुछ घरों में कोयला जलाया जाता है। क्वेटा में पाया जाता है कोयला, और बलूचिस्तान में दुकी डिस्ट्रिक्ट लोरलाई के साथ यहाँ पर कोयले के बड़े ज़खायर मौजूद है। ठीक, तो कोयला क्या है, आपने इसका कलर भी देखा होगा। कोयला जो है वो ब्लैक कलर का होता है या ब्राउनिश ब्लैक होता है। ठीक, और सॉलिड स्टेट में आपको ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर में मिलता है। ठीक, अच्छा, अब ये क्या है, ये बनी कैसे है। फिर वही बात है कि ये डेड प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हुई है, बायोकेमिकल ऑपरेशंस उस पे हुए हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस अर्थ क्रस्ट के नीचे उन पे हुए हैं, और इनसे कोयले की आज की ये जो शक्ल है ये बनी हुई है। तो दूसरी यानी प्लांट्स की क्या हुई है, एक लफ्ज़ से कार्बोनाइजेशन। क्या, कार्बोनाइजेशन, मैं लिखता हूँ, कार्बोनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, कार्बोनाइजेशन वुड, लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट होना क्या है, इस अमल को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। ये क्या है, ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इस कन्वर्जन को, यानी ये क्या है, प्लांट्स, कोयला जो है ये भी डेड प्लांट्स है, यानी वो जो लकड़ी है, लकड़ी जो है वो मिट्टी तले दब गई है,
और फिर लाखों साल हज़ारों साल उस पर गुजरे, फिर आई प्रेशर, आई टेम्परेचर, हवा की मौजूदगी का ना होना, ये सारी चीज़ें इस स्लो प्रोसेस के बाद ये लकड़ी से फिर क्या बन गया है, कोयला बन गया है। इस तरह ये वजूद में है। ठीक, अब बात यह है जब हम कोयले की इस अमल को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, लकड़ी का कोयले में कन्वर्ट हो जाना, ये कार्बोनाइजेशन है। ठीक, अब कोयले भी आप देखते हैं, कोयले की भी क्वालिटी, कोयले की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक, कौन कौन सी किस्में हैं? इनमें जो सबसे अच्छा किस्म का कोयला है उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। किस बुनियाद पर इनकी क्वालिटी चेक की जाती है? इसमें तकरीबन 90% कार्बन होता है। कितना? एंथ्रासाइट में 90% कार्बन मौजूद होता है और ये कोयले की सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, उनमें फिर कोयले की ये किस्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक, तो ये जो हमारे साथ है ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। बाकी ये जो दूसरी उसके बाद है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और ये क्या है? बिटुमिनस। इसमें क्या है? तकरीबन 80% इसमें कार्बन मौजूद होता है। इस कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। डोमेस्टिक पर्पस में हमारा क्या होता है? बतौरे फ्यूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली मौसम सरमा में। ठीक, तो ये दूसरी किस्म है कोयले की। ठीक है, 80% कार्बन है। तीसरी जो किस्म है वो क्या है? लिग्नाइट। लिग्नाइट में तकरीबन 70%, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खामखा 70 पर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एक रेंज है। 70% इसमें क्या मौजूद होता है? कार्बन। ये कोयला कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये कोयले से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है कोयले से। तो ये जो पावर स्टेशंस हैं, किधर जो पावर स्टेशन है, जहाँ पर पावर स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी लिग्नाइट जो है ये भी कोयले की, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये कोयले के मुख्तलिफ किस्में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो सबसे सुपर क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट है, 90% कार्बन है। उसके बाद दूसरी 80% कार्बन है, बिटुमिनस कोल, जिसको हम आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी किस्म क्या है? लिग्नाइट, इसमें 70% कार्बन है। ये इस्तेमाल होता है जो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन आजकल जैसे आपको पता है, इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौल के हवाले से जब हम बात करते हैं, हमारा माहौल पहले से बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो रहा है, ख़ासकर एटमॉस्फेयर। उसमें बड़े जो है टॉक्सिक केमिकल्स जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। गाड़ियों का शहरों में बेतहाशा इस्तेमाल और इन सब से स्मोक, धुआं, ये चीज़ें जाती हैं। तो कार्बन पार्टिकल्स जाते हैं, मुख्तलिफ जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये जो अप्रोच है पावर स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये एक अच्छा अप्रोच आज की दुनिया में नहीं समझा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, लेकिन जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज है जिससे माहौल को नुकसान नहीं पहुंचता है, जिस तरह
डैम के पानी से ये जो हाइड्रो पावर स्टेशन है वो बेहतरीन है, ठीक है, उसे कोई नुकसान माहौल को नहीं पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर स्टेशन से बनती है। इसी तरह आजकल सोलर एनर्जी से बेहतरीन ज़रिया है क्या इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए। इसी तरह विंड एनर्जी है, ठीक है, ये जो मैदानी इलाके हैं, जो ख़ासकर साहिल होते हैं, यहाँ पर विंड एनर्जी को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एनी हाउ बात ये है, तो कोयले की ये किस्म इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे ख्याल में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये इसकी अभी हौसला अफजाई नहीं कर रही है। ये जो पावर स्टेशन के नए प्रोजेक्ट बड़े महदूद कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने, क्योंकि इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स ज़रा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स और दूसरे तीसरे जो क्या है टॉक्सिक केमिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, देखो कोयला है जो भी है, कोयले में क्या है, मेन कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, ये तो मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन भी इसमें है, इसके अलावा सल्फर भी है। तो ये एलिमेंट्स तो मौजूद है। अब इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, ये सारे इसके भी ऑक्साइड्स क्या है, सल्फर के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, टॉक्सिक है, केमिकल्स है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी एसिडिक ऑक्साइड्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है। तो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है ये इसको क्या करते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं। तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है इन्हीं चीज़ों की वजह से वो वजूद में आता है। और फिर क्या है, लॉन्ग रन में मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं इसी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से बनते हैं। तो है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, कोयले की किस्मों के बारे में। इसके बाद जो चौथी किस्म है पीट, इसमें तकरीबन 60% और इससे नीचे जो कोयला है, ठीक है, 60% कार्बन या इससे भी कम कार्बन जो है वो इस कोयले में इस्तेमाल होता है। और ये कोयला कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये जो भट्टियाँ बनी होती है, बड़े ख़तरनाक है ये भट्टियाँ भी, ये जो ईंटें बनाने के लिए है, ठीक है। हमारे बलूचिस्तान में इस साइड पर है, ये अपना पशीन डिस्ट्रिक्ट पशीन में सारानान के आसपास, सारानान, तो यहाँ पर बहुत सारी भट्टियाँ है जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। और इन बड़े फर्नेसेस किलन में क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं और ईंटें बनते हैं और कोयला खूब जलाया जाता है। और जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या जाते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स है, जो टॉक्सिक एसिडिक ऑक्साइड्स, जितने भी हमारे साथ माहौल दुश्मन केमिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो किसी और सोर्स से इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो एनी हाउ पीट जो है ये कोयले की सबसे इन्फीरियर क्वालिटी है। तो इसमें 60% कार्बन होता है और ये जो है ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको कोयले के 4 अक़साम पढ़ाए हैं, ठीक। अच्छा, कोयला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे क्या होते हैं, वो हासिल होते हैं, ठीक। अब बात यह है कि जब आप कोयले को क्या करते हैं, कोयले को उठाते हैं, उसको ऑक्सीजन की आदमी मौजूदगी में, ऑक्सीजन ना हो, हवा ना हो, आप कोयले को क्या करते हैं, ईट करते हैं। जब ईट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बनेंगे, इनसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में आएंगे। ये नहीं कि एक एक कंपाउंड में तकसीम होगा, नहीं, मुख्तलिफ एक टेम्परेचर रेंज में बहुत सारे कंपाउंड्स अलग हो जाएंगे, दूसरे टेम्परेचर जोन में अलग हो जाएंगे। इस चीज़ को
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। जिस तरह वैसे आपकी किताब में इतना नहीं दिया है, ये जब कोयले की आप कोयला उठाते हैं उसको जलाते हैं हवा की अदम मौजूदगी में, तो फिर उसके बाद इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब वो प्रोडक्ट्स क्या है, उसमें हमारे साथ क्या है, कूल गैस बनता है। क्या बनता है? कूल गैस। अब कूल गैस आप कहेंगे क्या है, ये हमारे साथ हाइड्रोजन, मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? कूल गैस। ये कहाँ से बनता है? ये जब आप कोयले की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कोयले को आप ईट करते हैं तो उससे वो मुख्तलिफ हिस्सों में, फ्रैक्शंस मीन्स हिस्सों में वो क्या हो जाती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे तकसीम हो जाती है। तो एक हिस्से में आपके पास ये चीज़ें आएंगे, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? कूल गैस। और ये कूल गैस जो है ये भी बतौर फ्यूल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। इस चीज़ के बड़े एप्लीकेशंस हैं, ठीक। तो ये इस्तेमाल होता है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा ईट से मिलती हैं तो ये बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोयले से अमोनिकल लिक्वायर बनता है। वो चीज़ें मैं चूँकि आपकी किताब में नहीं है मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, सिर्फ आपने इतना अमोनिकल लिक्वायर भी बन जाता है जिसको फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कूल टार एक फ्रैक्शन इससे हासिल होता है, या आपने कोयला उठाया, कोयले की क्या की, ईट की हवा की अदम मौजूदगी में, इससे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस इससे बन गए। पहला हिस्सा क्या है? कूल गैस है। दूसरा अमोनिकल लिक्वायर है। वो अमोनिकल लिक्वायर जो है वो फर्टिलाइज़र्स जो मुख्तलिफ किस्म के खाद, यूरिया खाद वगैरह बनते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक। तीसरा कूल टार बनता है। क्या बनता है? कूल टार। कूल टार में 2 सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लास्ट में कोक बचता है, ठीक। कोक तकरीबन 98% उसमें कार्बन हो जाती है, तो सारी चीज़ें उससे अलग हो जाती हैं, कोक बनता है। तो बहरहाल उनकी ज़रूरत भी नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कूल जो है वो क्या है, वो एक मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कूल की 4 किस्में आपको बताई, ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन और ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ कूल। और कूल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं सो वी ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कूल, ठीक। तो ये हुआ कूल के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो सोर्स है डेड प्लांट्स वाला, उसमें क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है वो भी डार्क ब्राउनिश कलर में होता है, ठीक है। जिस रिजर्वायर से या जिस डिपॉजिट से या जिस कुएं से ये मिलता है तो ये तो या तो डार्क ब्राउन कलर होता है या फिर ग्रीनिश ब्लैक होता है, ठीक। ये भी फर्क करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह का एक कलर का होगा, दूसरे का तो 19-20 तो चलते रहते हैं। तो बहरहाल पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक अल्फाज से लिया है। पेट्रो के मानी है रॉक, लियम के मानी है ऑयल, यानी रॉक यानी मिट्टी से लिए मिलने वाला तेल आप कह सकते हैं ना। पेट्रो मीन्स रॉक और लियम का मतलब है ऑयल। तो आप ये रॉक ऑयल यानी जो मिट्टी से मिलता हो, जो चट्टानों से मिलता हो, ठीक है, उस ऑयल को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, ठीक। आप पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ठीक। तो पेट्रोलियम खुद क्या है? वो एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है?
लार्ज नंबर ऑफ इसमें सॉलिड्स भी, लिक्विड, गैसेस, ये मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसके अलावा कुछ साल्ट्स भी साथ होते हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो भी होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल साथ होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? एक ग्रीनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड। विस्कस का मतलब है गाढ़ा सा माया चीज़ है, ठीक है, जिसमें बेशुमार बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन, और साथ साथ इसके अलावा इसके साथ मुख्तलिफ साल्ट्स भी होते हैं और इसके साथ जो डस्ट या अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स, वो भी पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो है ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पेट्रोलियम क्या है? एक अहम जरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अच्छा, अब इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल करते हैं? इसके लिए है क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं इससे को, फ्रैक्शन, ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? आप लोगों ने इब्तिदाई क्लासों में, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। डिस्टिलेशन क्या है? मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिलेशन के बारे में बताऊं। अब देखो, नमक को हम पानी में मिलाते हैं, नमक एक कंपाउंड है, NaCl फार्मूला है, वाटर भी क्या है? कंपाउंड है। ये दो मिलाया, बिल्कुल आपने मुकम्मल हल हो गया, क्लियर सोल्यूशन बन गया। इस चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। सोल्यूशन है ना, मिक्सचर है, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि नमक और पानी अलग अलग हो, क्योंकि हमें पता है कि मिक्सचर के अज्जा को बासानी अलग किया जा सकता है मुख्तलिफ फिजिकल मेथड्स के ज़रिए, ठीक। अच्छा, तो अब नमक और पानी को आप अलग करना चाहते हैं, तो ये सिंपल बात है। आप क्या करें कि इसको आप ईट कर दें। केमिस्ट्री के लैब में तो आपने डिस्टिलेशन अपरेटस यूज़ करनी है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। वैसे अगर आप एहतियात से करें, ये प्रैक्टिकल घर में भी हो जाएगा, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। आप क्या करें, पानी में हमने नमक हल किया है, आप इसको ईट करें। ईट करने के बाद क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और गर्म होता जाएगा। अब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। उसकी क्या शुरू हो जाएगी? बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। वंस बॉइलिंग ऑफ वाटर इज रीच्ड, फिर क्या काम होगा? फिर जो ईट होगा वो पानी से बुखारात की सूरत में पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको ईट करेंगे तो करते करते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर एक बार कांस्टेंट हो जाए तो फिर पानी क्या है? सिस्टम से उड़ना शुरू हो जाएगा। जब उड़ना शुरू हो गया केमिस्ट्री के लैब में, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क से जो पानी उड़ रहा होता है उसको भी हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो पानी दूसरी जगह पे वेपर्स की सूरत में जा रहा है, उसको हम वापस ठंडा कर रहे हैं, दूसरे फ्लास्क में जमा हो रहे हैं। इधर नीचे जो आपने मिक्सचर जिस फ्लास्क में लिया है वहाँ से तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? वेपराइज हो गए। अब जैसे पानी के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपराइज हो जाते हैं, वो चले जाते हैं दूसरे फ्लास्क में, वो ऊपर जाते हैं। डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखें अपनी लेबोरेटरी में। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर तो चला जाएगा, 100 डिग्री पे वाटर ने तो जाना है। जब जाना है तो नीचे फेंदे में क्या रह जाएगी? नमक रह जाएगी। अब नमक क्यों नहीं उड़ा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत दूर है अभी, ठीक। तो अपने बॉइलिंग पे वो उड़ेगा ना। अब लेकिन ये तो है सॉलिड, पहले ये मेल्ट होगा, फिर उसके बाद इसकी बॉइलिंग पॉइंट सैकड़ों में है। तो क्या हो जाएगी?
अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया वो गया, पानी का 100 पहले पहुंचता है ना, वो गया। ठीक, तो इस अमल को आपने पानी से नमक को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। अब ये नहीं है कि सिर्फ आप सॉलिड को लिक्विड से, आप एसीटोन को पानी में मिलाएं, ठीक, इफ दे आर मिसिबल, अल हो जाएंगे एक दूसरे में, उसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। अल्कोहल को मिलाएं, इथानॉल और पानी को, इनको आप ईट करें। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ये 70 में 78 है, इस तरह है। तो पहले 78 आएगा जब आप सिस्टम को ईट करेंगे, 100 तो बाद में आएगा। तो 78 डिग्री पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल बॉयल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, आपने अल्कोहल को पानी से इस तरीके से अलग कर दिया। अब मेन टॉपिक से दूर तो नहीं जा रहे हैं, डिस्टिलेशन आपको बताना था। डिस्टिलेशन में यह होता है कि जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है वो चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इवापोरेट यानी वेपराइज हो जाता है, वो चला जाता है, पीछे बाकी चीजें रह जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसके जरिए हम होमोजेनस मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है, फ्रैक्शनल जब आप पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं, अब जो आपको पेट्रोलियम मिलेगा, जो पेट्रोलियम आपको कुएं से आपने निकाला, वो क्या होगा, वो आपका न गाड़ी के तेल का काम करेगा, न मिट्टी का तेल जिसे आप लालटीन को जला दे, कोई काम के काबिल वो नहीं है। उसकी रिफाइनिंग होगी, उसकी क्या होगी, रिफाइनिंग होगी। इससे आप जास का तेल भी अलग करेंगे, इससे आप डीजल को भी अलग करेंगे, इससे आप पेट्रोल भी अलग करेंगे, इससे आप बिटुमिन जो जिससे रोड बनता है, ठीक है, लुकेत है, ठीक है, वो भी अलग होगा। तो इससे नेचुरल गैस भी अलग होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं इसकी रिफाइनिंग पहले होगी पेट्रोलियम की। ठीक, ये जो ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये तो यही काम करते हैं। ठीक, अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये, जब आप पेट्रोलियम एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो आपको मिलता है, आपको जब मिलता है तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस पेट्रोल से मिलेंगे, पेट्रोलियम से मिलेंगे। कुछ नेचुरल गैस भी आपको मिलेगा, नेफ्था भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल ऑयल भी मिलेगा, और जो दूसरे तीसरे फ्यूल ऑयल भी मिलेगा जो शिप वगैरह में है, और एट द एंड रेजिड्यू भी आपको मिलेगा। ठीक, अब ये काम क्या होगा, एक फर्नेस में होता है। किस में होता है, एक फर्नेस में होता है। आप अपने किताब में पेज नंबर 56 पर क्या दिया हुआ है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताब में पेज नंबर 56 पर एक फर्नेस दी गई है। इस फर्नेस में पेट्रोलियम को डाला जाता है। जब आप पेट्रोलियम को डालते हैं फर्नेस के साथ, ठीक, उसमें जब आप डालते हैं तो फिर क्या होगा, इसको ईट किया जाता है। ईट करने के बाद मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे, जिस तरह हमने बात की थी पानी और नमक का, पानी का टेम्परेचर आया वो निकल गया, नमक का भी नहीं आया वो नहीं जाएगा। तो अब ये जो पेट्रोलियम का जो मिक्सचर है, इसकी क्या होगी, जो क्रूड ऑयल आप लेंगे उसको आप ऑयल रिफाइनरी में लाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी। सबसे पहले जो फ्रैक्शन निकलेगा वो गैस की सूरत में निकलेगा। वो ये तकरीबन निकलता है, ये 25 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री के आसपास आपके क्रूड पेट्रोलियम से सबसे पहले क्या निकलेंगे, गैस निकलेगा। कौन सा गैस, पेट्रोलियम गैस आपका
इसको पेट्रोलियम गैस कहें, ठीक है। तो ये जो गैस निकलेगा ये 25 डिग्री, इनमें ये एक कंपाउंड थोड़ा होता है, एक कंपाउंड नहीं निकलेगा, ये भी एक मिक्सचर है जो इस टेम्परेचर जोन में निकलता है। ये तकरीबन C4 से लेकर, ठीक, C1 से यू कैन से C1 से C5 तक आप कर दें। से आपकी किताब में C1 से C4 लिखा है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मिक्सचर है, टेम्परेचर पे जा रहे होते हैं। लिटरेचर में थोड़ा बहुत इसमें, चूंकि ये एक कंपाउंड नहीं है जिसका हम एक फार्मूला बता दें कि ये फार्मूला है, ये तो एक मिक्सचर जा रहा है, यानी इसमें वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो, जिसमें 2 कार्बन हो, जिसमें 3 हो, जिसमें 4 हो, जिसमें 5 हो, वो साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो स्टेट चेन भी हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। यानी ये मेनली हाइड्रोकार्बन्स जो इतने ही कार्बन तक इस टेम्परेचर पे ये निकलेंगे। और आमतौर पे ये जो गैस निकलता है, ये गैस इस्तेमाल होता है, ये जो गैस सिलेंडर में हम डालते हैं LPG वगैरह ना, तो इसमें ये गैस इस्तेमाल होता है, ठीक है, सिलेंडर का गैस है, ठीक। इसके बाद अब आपके साथ क्या है, आप फर्नेस को देखें। फर्नेस में क्या है, जब इसकी फर्दर हीटिंग होती है, ठीक, जब इसकी मज़ीद हीटिंग हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, हमारे साथ ये सूरत हाल बन जाती है कि जब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, ठीक है। तो इस दौरान जो है एक और फ्रैक्शन इससे निकल जाती है जिसमें आमतौर पे C5 से C7 तक, ये भी एक मिक्सचर की सूरत में है। इसको कहते हैं पेट्रोलियम पूरा लिखेंगे, पेट्रोलियम ईथर, ठीक। और ये पेट्रोलियम ईथर आमतौर पे सॉल्वेंट के तौर पे, लैब सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ईथर की पूरी फैमिली है, ठीक। तो ये इस जोन में फिर ये होगा। इसके बाद जो दूसरे हैं हमारे साथ 80 से तकरीबन 200 तक, ठीक। ये हमने क्या किया है, हमने क्रूड ऑयल निकाला है जिसको पेट्रोलियम ऑयल, हमने उसको उठाया है, अब इसको हम ईट कर रहे हैं। जब ईट कर रहे हैं तो ये क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है हर टेम्परेचर जोन में उससे थोड़ा सा हिस्सा निकल जाता है, ठीक। जिस तरह जब टेम्परेचर क्या था 25-30 डिग्री तक था, तो इस जोन में ये कंपाउंड C1 से C5 तक, यानी इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड है, 10, 15, 20 कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये निकल गए, ये हम के गैस की सूरत में ये उड़ गए हैं, ठीक है। ये तकरीबन रूम टेम्परेचर है ना। तो ये जब निकल गए हम कहते हैं ये पहला फ्रैक्शन हुआ। दूसरे में पेट्रोलियम ईथर निकल गया इस टेम्परेचर जोन में। तीसरे में हमारे साथ क्या है, गैसोलीन को पेट्रोल भी कहते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आमतौर पे C4 से C8 तक, ठीक। मैंने आपको बताया इसमें गुंजाइश मौजूद है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं C5 से C10 है, तो ये कहे पर C4 C8, तो ये आपके साथ क्या है, आपके साथ ये एक मिक्सचर निकलता है इस टेम्परेचर जोन में। और इस मिक्सचर को अब आप ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल जो है वो सिंगल कंपाउंड है। पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें C4 से C8 तक, यानी ऐसे कंपाउंड है किसी में 4 कार्बन होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 9 भी हो सकते हैं, 10 तक जा सकता है, ठीक। तो ये आपको पता है। पेट्रोल को फिर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कार्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में पेट्रोल के तो आपको एप्लीकेशंस
पता है। इसी तरह हमारे साथ क्या है, केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये लैंप्स जलाने के लिए, घरों में लालटेन को जलाने के लिए ये तेल डाला जाता है। ठीक, तो केरोसिन ऑयल जो है ये भी 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपका क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल है, घरेलू ज़रूरत है। आजकल तो ये चाइनीज़ डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है, आजकल तो ये चाइनीज़ सोगो बत्ती आ गए, तो फिर ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर भी अगर आपने आग जलाना होता है तो फिर मिट्टी का तेल उस पर डालते हैं, फिर जल्दी आग पकड़। वरना बचपन में मैं ज़ाती तौर पे बहुत तंग होता था ना, वालदा कहती है कि जाओ मिट्टी का तेल लाओ, कहते कैसा रोज़ हमसे मंगवाते, किसी दूसरे से मंगवाओ ना, तो मिट्टी का तेल। और जब हम दुकान पे जाते थे तो बिजली तो इतनी नहीं है, अब आज भी नहीं है, तो आज से फिर 20 साल पहले क्या हालत थी बिजली की। तो मिट्टी का तेल लेने जब हम दुकान पे जाते थे तो वहाँ पर और भी मालिक के बहुत सारे बच्चे आते होते, उनके हाथ में ये रूअफ़ज़ा का जो बोतल है, इसमें हम जो है मिट्टी का तेल लाते थे, फिर घर में ला के मुख्तलिफ लैंप्स में वो डालते, और फिर जो थे हमारी रात जो है वो इन लालटीन की जो है, आजकल भी एक सियासी पार्टी का इंतखाबी निशान अभी तक लालटीन है। ठीक है, तो लालटीन जो है वो उसकी बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, ख़ासकर हमारे इलाके में जहाँ पर सहूलियात की कमी है। बहरहाल अभी ये सोलर बत्तियाँ आ गए, वो चार्ज हो जाते हैं, फिर सोलर से भी होते हैं, बिजली से भी चार्ज हो जाते हैं, तो वो काम चला देते हैं, तो ये इतना यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे साथ क्या, केरोसिन ऑयल। एंड देन हमारे साथ क्या है, डीजल ऑयल। ठीक है, डीजल ऑयल क्या है, वो भी 250 से लेकर किस टेम्परेचर तक ये मिलता है, ये 350 तक। और ये ओवरलैप कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, ये बसेस वगैरह में कुछ जो है डीजल से चलते हैं और कुछ जो है, ठीक है, मैंने इसमें भी गुंजाइश है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी है, कार्बन के एटमों की तादाद में भी गुंजाइश हमारे साथ मौजूद है। ठीक, अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे ना, तो ये इसमें क्या है, C15 से लेकर C18 तक ये कंपाउंड है, इसमें 15-16 तक ये केरोसिन। डीजल ऑयल एक फ्रैक्शन ये भी निकलता है, एंड सिमिलरली हमारे साथ फ्यूल ऑयल भी से निकलता है। फ्यूल ऑयल जो है वो शिप्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, और ये 350 से ऊपर टेम्परेचर पे शिप्स वगैरह में। इज इट क्लियर? ये फिर आपका C18 से ऑनवर्ड C20 वगैरह। ठीक, और तो ये हमारे साथ फ्रैक्शनल, और एट द एंड क्या रह जाता है, एक रेजिड्यू भी रह जाता है। ठीक, सॉलिड सा रेजिड्यू, उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब मुख्तसर ये बात करते हैं कि ये जो रेजिड्यू है, इट्स ए बिटुमिन, ये जो ब्लैक रोड्स, ठीक है, ब्लैक टॉप जो बनाते हैं उसके ऊपर जो डालता है लुक कहते हैं। ठीक, तो बिटुमिन जो है वो एट द एंड प्रोडक्ट रह जाता है।
ठीक, जो कि रोड्स और ये छतों पे भी इस्तेमाल होता है सीपेज वगैरह को और लीकेज को रोकने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम खुद एक मिक्सचर है, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है और साथ ही सैंड पार्टिकल्स भी मौजूद है, कुछ सॉल्ट्स भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। पेट्रोलियम जिस तरह हमने बात की कि क्रूड जो पेट्रोलियम है ना, वो तो किसी काम का सच नहीं है, उसको आप मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज में ले जाके वहाँ पर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की बुनियाद पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो निकल जाता है। ठीक, तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो हर हिस्से से फिर क्या हो जाती है, काम के चीज़ें मिलते हैं और ये जो मिक्सचर निकलते हैं एक सिंगल कंपाउंड में तकसीम नहीं होते हैं, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन में मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्शंस से निकल आते हैं। गैस भी निकलता है, पेट्रोल भी है, अपना डीजल भी है, नेफ्था भी है, ये अपना क्या नाम है, पेट्रोलियम ईथर भी है, फ्यूल ऑयल भी है, एयरक्राफ्ट के ऑयल भी मिलते हैं। तो बहरहाल वो आप जितनी बारीकी से इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज़ अ मेन सोर्स। इसका जो रेजिड्यू बचता है उसको फिर हम ब्लैक टॉप वगैरह, छतों की लीकेज, सीपेज प्रॉब्लम को कवर करने के लिए। सो पेट्रोलियम इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज़ इट क्लियर टू यू पीपल? कोयले के बाद हमने पेट्रोलियम की बात की, अब आखिर में हम बात करेंगे किस चीज़ की, नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या है, ये हमारे इस टाइटल में तीसरा ये है जो डेड प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल, इसमें लो मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन शामिल है जिनकी मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है, जिस तरह मीथेन है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 85% क्या है, मीथेन इसमें मौजूद है। काम आसान, CH4 इसमें इतना है। मीथेन के साथ साथ और कौन इसमें है, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, ये चीज़ इसके साथ मौजूद है। लो हाइड्रोकार्बन इसके साथ मौजूद है। तो ये भी सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नेचुरल गैस क्या हुआ, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा हुआ। ठीक, तो इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें कुछ फ्रैक्शन में इसके साथ हो सकते हैं। नेचुरल गैस के एप्लीकेशन आपको पता है, घरों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और CNG स्टेशन में गाड़ियों को चलाने के लिए कंप्रेस नेचुरल गैस जो है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जो सिस्टम चलाने के लिए नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। सो समराइजिंग दैट, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमने पार्ट 1 में भी किए थे। पार्ट 2 में आज हमने सिर्फ डेड प्लांट्स के बारे में बात की कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये 3 मेन्स क्या है, सोर्सेज है किस चीज़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।